गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट जुलाई 2023 के लिए जितने भी शिक्षक बंधु अभ्यर्थीगण प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2023 के लिए, उसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपका जो हिंदी भाषा जो होता है, आपका लैंग्वेज पेपर में जो आपका 2 लैंग्वेज लेना होता है, जिसमें आपका जो लैंग्वेज 1 में जो आपका हिंदी होता है, आज हम हिंदी का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो आपका कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये लिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये जो सेट आप देख रहे हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो आपका 12 जनवरी 2023 को यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 12 जनवरी 2023 में यह पेपर पूछा गया क्वेश्चन पेपर में से ही है यह प्रीवियस ईयर, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा यह सभी प्रश्न। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी का जो सब्जेक्ट होता है, हिंदी का जो पेपर होता है, इसमें एक आपका गद्यांश पूछता है जो आपका 9 नंबर का, और एक आपका काव्यांश पूछता है आपका 6 नंबर का। गद्यांश आपका 9 नंबर का और काव्यांश आपका 6 नंबर का। इस तरह से 15 नंबर आपका गद्यांश और काव्यांश पढ़ने से आपको मिल जाएगा। और इसके बाद 15 नंबर आपका हिंदी का पेडागोजी होता है, तो बहुत ही आसान है हिंदी में 30 लाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 से जो 99 तक, यानी 91 से 99 तक आपका 9 क्वेश्चन आपको इस गद्यांश से ही आपको पढ़ कर आपको उत्तर करना होता है। फिर इसके बाद अगला जो आपका, उसके बाद जो 100 से लेकर के 105 तक आपका 6 क्वेश्चन आपका काव्यांश से रहता है। तो इस तरह से 15 नंबर आपका गद्यांश और काव्यांश से हो जाएगा, और 15 नंबर का हिंदी का पेडागोजी रहता है। चलिए तो हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद ध्यानपूर्वक सुनना है, और उसके बाद आप भी पढ़ेंगे वीडियो को रोक करके। इसके बाद क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करना है। चलिए तो गांव और शहरों में रहते हुए मनुष्य अपने ग्रह के मूल स्वरूप को प्रायः भूला बैठा है। इसका सही अंदाज तभी लग सकता है जब वह किसी लंबी समुद्री यात्रा पर निकल जाए। चारों ओर पानी ही पानी, पानी का अनंत विस्तार। तब पहली बार उसके सामने यह तथ्य उजागर होता है कि उसकी दुनिया पानी की दुनिया है। वह एक ऐसे ग्रह पर निवास करता है जिस पर पानी का आधिपत्य है। समुद्र ही अपने पानी को साफ करके उसका खारापन दूर करके हमें भेजता है। अगर वह पानी भेजना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। वो आज भी हमारा पालन पोषण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन से एक ही बार अमृत निकला था। अमृत हर बार निकलता है और वर्षा के रूप में पूरी धरती पर बरसता है। सूर्य की गर्मी से तपकर समुद्र का पानी भाप बनता है। निराकार भाप ऊपर जाकर साकार बादल में ढल जाती है। इन बादलों को मानसून की हवाएं बहुत दूर की जगहों तक ले जाती है। जब ऊंचे पहाड़ों या घने जंगलों तक मानसून पहुंचता है तो वहां की ठंडक पाकर ठहर जाता है। पहाड़ और वन मानो कहते हैं कि कब से तुम्हारी वाट जो रहे हैं। पानी बनकर तप्त धारा को तृप्त करो, नवजीवन का संचार करो। तो इस तरह से आपका यह गद्यांश था, जो आप लोगों ने ध्यान से सुना। चलिए अब इससे जो क्वेश्चन बनता है उसको आप देखेंगे और इसका क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 91 नंबर, गद्यांश में डैश को अमृत कहा गया है। इस गद्यांश में ये जो गद्यांश है, इसके अनुसार किसको अमृत कहा गया है? साफ सुथरे जल को, या वर्षा के जल को, या समुद्र के जल को, या पहाड़ों के जल को? इस गद्यांश में आपको वर्णन किया गया है कि आपका वर्षा के जो जल है उसको, इस गद्यांश में क्या कहा गया है? वर्षा के जल को
अमृत कहा गया है। तो इस गद्यांश में इसका वर्णन है। आप गद्यांश को फिर से आप पढ़ेंगे वीडियो को रोक करके, तो आपको इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो गद्यांश में जो है वो वर्षा के जल को क्या कहा गया है? अमृत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 91 का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। वर्षा के जल को जो है अमृत कहा गया है। चलिए, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग, इस पैसेज के अकॉर्डिंग, पहाड़ और वन किसकी प्रतीक्षा करते हैं? पहाड़ और वन किसकी प्रतीक्षा करते हैं? ठंडी हवाओं की, बादलों की, सूरज की, या फिर समुद्र की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इस गद्यांश के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? बादलों की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी। 92 का वी हो जाएगा, बादलों की। पहाड़ और वन किसकी प्रतीक्षा करते हैं? तो बादलों की। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 93 नंबर क्वेश्चन आपका है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? जल की महत्ता समझनी चाहिए, समुद्र की महत्ता समझनी चाहिए, बादलों को बरसने से रोकना चाहिए, या फिर वन और पहाड़ों पर घूमना चाहिए? तो गद्यांश के अनुसार जो है वो आपका, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को जल की महत्ता समझनी चाहिए, यानी जो इस गद्यांश के अनुसार जल की महत्वपूर्ण जल का जो महत्व है उसको समझना चाहिए। इस गद्यांश के अनुसार मनुष्य को जल की महत्ता को समझनी चाहिए, यानी जल का जो महत्व है उसको समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 94, अंततः डैश ही वर्षा के रूप में बरसता है? तो अंततः जो आपका क्या है? समुद्र का जल। अंततः जो क्या है वो? समुद्र का जल। अंततः समुद्र का जल ही वर्षा के रूप में बरसता है। जो जल जो है वो अंत में क्या होता है? समुद्र का जल ही वर्षा के रूप में बरसता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। धरती को जो है वो ठंडक देती है। कौन ठंडक देती है धरती को? तो हवा, सूर्य की किरणें, पहाड़ियाँ, या फिर वर्षा। धरती को जो है आपका ठंडक कौन देती है? तो वर्षा। धरती को ठंडक कौन देती है? वर्षा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। धरती को वर्षा ठंडक देती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न 96 नंबर क्वेश्चन आपका है, धरती के अधिकांश भाग में डैश है? पर्वत है, पानी है, वन है, मनुष्य है? तो धरती के जो अधिकांश भाग है उसमें क्या है? पानी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3/4 क्या हुआ? पानी है। 3/4 जो हुआ क्या है? पानी है, यानी 75% जो है वो क्या हुआ? धरती पर पानी है। तो धरती के अधिकांश भाग में क्या है? पानी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। 96 नंबर का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। धरती के अधिकांश भाग पानी है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है, ऐसा क्यों कहा गया? यह गद्यांश के अनुसार वो गद्यांश में कहा गया है मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी पर अधिकांश भाग जलमय है। नहीं, पृथ्वी पर अधिकांश भाग क्या है? वो जल है, इसलिए वो मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है। यह ऐसा इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी पर जो है वो अधिकांश भाग क्या है? पानी है, यानी 75% क्या है? पानी है, इसलिए मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है, ऐसा कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी पर अधिकांश भाग क्या है? जलमय है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, समूह से भिन्न शब्द। देखिए, समूह जो आपका है, ये जो समूह है आपका, समुंदर है, वन है, समुद्री है और पर्वत, तो इनमें से जो एक ऐसा शब्द है जो क्या है? अलग है, भिन्न है। समुद्री, वन और पर्वत, इनमें से एक शब्द क्या है? वो अलग है, भिन्न है। तो वह भिन्न शब्द क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा समुद्री। समुद्री क्या हुआ? भिन्न शब्द है, जो अलग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही होगा, समुद्री। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, अब क्यों अलग हुआ? तो ये देखिए, यह जो आपका समुद्री शब्द जो अलग हुआ, ये देखिए इस पैसेज में आपका समुद्र, वन और पर्वत, यह सब शब्द का क्या हुआ? इस पैसेज में मतलब जिक्र हुआ है, और समुद्री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। समुद्री क्या है? एक अलग तरह का समूह है, तो इसलिए वह अलग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? इसमें इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है इस पैसेज में, तो समुद्री क्या है? वो अलग शब्द है ये। और समुद्र, वन, पर्वत, ये क्या है? पैसेज में इसका यूज हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 98 का सी हो जाएगा, समुद्री।
जो अलग है एक दूसरे से। अगला प्रश्न आपका है 99 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निराकार का मूल भाव क्या है। निराकार का मूल भाव क्या है, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई रूप रंग न हो, जिसकी कोई परछाई न हो, जिसका कोई अस्तित्व न हो। तो निराकार शब्द का जो है वो क्या मतलब होता है, क्या मूल भाव है। तो निराकार का मूल भाव है आपका जिसका कोई आकार न हो। निराकार जिसका कोई आकार ना हो वो क्या होता है, निराकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है 100 से लेकर के 105 तक, यहाँ पर आपका 6 क्वेश्चन आपको इस काव्यांश को पढ़ने पर आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आप गद्यांश को पढ़ लिए हैं तो आपका गद्यांश से आपको 9 नंबर आपको आ जाएगा बहुत आसानी से, और इसके बाद 6 नंबर आपका इस काव्यांश को पढ़कर आपको मिलेगा। तो आपका 100 से लेकर 105 तक क्या है, उस काव्यांश से ही पढ़ के आपको आंसर करना होगा। तो इसके लिए आपको 6 नंबर आपको मिलेगा। चलिए अब देखते हैं काव्यांश क्या है, कविता क्या है। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां है चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारवारी की वन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विहल, झरते हर सिंगार बोला कली पड़ती पल पल, हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। तो इस तरह का ये आपका क्या है, कविता है, काव्यांश है। इसको आप पढ़ लिए तो आपको इसका आंसर करना होता है, जो आपको 6 क्वेश्चन इससे पूछता है। चलिए आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, ताड़ के पत्तों के फैलाव की तुलना किससे की गई। ताड़ के पत्तों के फैलाव की तुलना किससे की गई है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंखों से। किससे, पंखों से। ऑप्शन नंबर बी, ताड़ के पत्तों के फैलाव की तुलना किससे की गई है, तो पंखों से। किससे की गई, पंखों के। ताड़ के पत्तों के फैलाव की तुलना पंखों से की गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है, कविता में वारी से तात्पर्य, यानी वारी का क्या अर्थ है। इस कविता के अनुसार जो है इस कविता में वारी का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है। तो इसका जो अर्थ है आपका जल। कविता में जो वारी का क्या मतलब है, जल। इसका अर्थ क्या हो गया, जल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, वारी का मतलब होता है जल। इस कविता के अनुसार कविता में वारी शब्द का जो वह जल के लिए प्रयोग हुआ है। अब अगला प्रश्न आपका है 102 नंबर क्वेश्चन, कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है। कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है, तो झरनों के टपकने से, तालियां बजाने से, पक्षियों के गाने से, या फिर बारिश होने से। तो यह जो आपका कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है, तो आपका बारिश होने से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है, तो बारिश होने से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 103 नंबर क्वेश्चन है, सुख से विहल होने से तात्पर्य नहीं है। सुख से विहल होने से तात्पर्य नहीं है, तो क्या नहीं है, उल्लसित होना, विषाद युक्त होना, या प्रफुल्लित होना, या फिर विभोर होना। तो सुख से जब विहल होने का क्या तात्पर्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषाद युक्त होना। ये जो है सुख से विह्वल होने का तात्पर्य जो क्या है, विषाद से युक्त होना, ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या होगा, नहीं होगा। बाकी उल्लसित होना ये आपका है, प्रफुल्लित होना यह भी है, और विभोर होना भी क्या है, वो सुख से विहल का अर्थ है, लेकिन विषाक्त युक्त होना वो जो क्या है वो सुख से विहल होने से तात्पर्य नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या, सी इसका हो जाएगा आंसर 103 का सी। अगला प्रश्न आपका 104 नंबर, खगकुल गाते मंगल से तात्पर्य है। खगकुल गाते मंगल से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं। खगकुल गाते मंगल से तात्पर्य है पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है
सॉरी, अब 105 नंबर क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द जो है, समूह से भिन्न शब्द युग्म है तो क्या है? तड़ तड़, टप टप, झूम झूम या फिर चल दल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 105 का क्या हो जाएगा? 105 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चल दल। क्या हो जाएगा? चल दल। समूह से भिन्न शब्द युग्म क्या है? चल दल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 106 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली हिंदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली हिंदी से भिन्न है। इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली हिंदी, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली हिंदी, दोनों में क्या है वो अंतर है, दोनों में क्या है वो भिन्न है, दोनों क्या है वो, दोनों हिंदी में क्या है वो भिन्नता है। तो इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? वे हिंदी की बोलियां हैं, या वे विभिन्न भाषाएं हैं, या फिर वे हिंदी की एक बोली से संबंध रखती है, या फिर वे आने वाले समय में विभिन्न भाषाओं का दर्जा प्राप्त कर लेगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 106 का ये हो जाएगा, वे हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा, वे हिंदी की बोलियां हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के संबंध में सही नहीं है? कौन सा जो है वो अधिगम के संबंध में सही नहीं है? तो भाषा मुख्यतः अपने उद्देश्य पूर्ण प्रयोग के माध्यम से विकसित होती है। अधिगम में बातचीत, लिखना, आकार देना, आगे बढ़ना शामिल है, या फिर अधिगम भाषा की आकृतियों और नियमों को सीखने के द्वारा होता है, या फिर भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है और इसके लिए पूर्व अपेक्षित भी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 107 का सी हो जाएगा, अधिगम भाषा की आकृतियों और नियमों को सीखने के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अधिगम भाषा की आकृतियों और नियमों को सीखने के द्वारा होता है, सीखने के द्वारा होता है। तो भाषा अधिगम के संबंध में कौन सही नहीं है? तो अधिगम भाषा की आकृतियों और नियमों को सीखने के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 108 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 108 का डी हो जाएगा, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। यह इन सभी भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है आपका क्या अर्थ है? तो शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं और वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यालयी शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद। विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार से एक संसाधन है? जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, या फिर लचीली भाषा शिक्षा नीति को स्वीकृति, या फिर कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग, या फिर कक्षा में से शिक्षण की विधि के रूप में अपनाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 110 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कक्षा में
शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग जो है वह क्या हुआ, विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद जो है वह विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार के एक संसाधन है, तो आपका कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 111 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है और वह उस भाषा को बोलने व उसके प्रयोग के लिए कुछ समय लेती है, तो इस अवधि को किस रूप में जाना जाता है। जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है और वह उस भाषा को बोलने व उसके प्रयोग के लिए कुछ समय लेती है, तो इस अवधि को किस रूप में जाना जाता है। तो अवलोकन अवधि, मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि या फिर बावलाना अवधि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 111 नंबर का जो आंसर होगा आपका अवलोकन अवधि, मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि और बाबुलाना। तो इसको क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मौन अवधि। ऑप्शन नंबर बी, मौन अवधि। जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है और वह उस भाषा को बोलने व उसके प्रयोग के लिए कुछ समय लेती है, तो इस अवधि को किस रूप में जाना जाता है, मौन अवधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 112 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक अध्यापक गर्व और भर्व से अंत होने वाले शब्दों जैसे कि विसर्ग और विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है और शब्दों के इन जोड़ों को किस रूप में जाना जाता है। तुलनात्मक जोड़े, विपरीतात्मक जोड़े, तुलनीय जोड़े और विषम जोड़े। तो ये जो आपका इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विषम जोड़े। क्या हो जाएगा, विषम जोड़े। चलिए अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर क्वेश्चन आपका, गौरव गीजूभाई वधेका की छोटी छोटी कहानियाँ पसंद करता है और जब भी उसे समय मिलता है तो वह इन कहानियों को पढ़ता है और इस प्रकार की पठन को क्या कहा जाता है। गौरव गीजूभाई वधेका की छोटी छोटी कहानियाँ पसंद करता है और जब भी उसे समय मिलता है तो वह इन कहानियों को पढ़ता है, तो इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाता है। सरसरी तौर पर पढ़ना या बारीकी से पढ़ना या फिर विस्तार से पढ़ना या फिर तीव्रता से पढ़ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 113 का 113 क्या हो जाएगा, सी, विस्तार से पढ़ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, विस्तार से पढ़ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःक्रियात्मक परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है। क्या है वो, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःक्रियात्मक परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अध्यापक द्वारा व्याख्यान और श्रुतिलेख कार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 114 का, अध्यापक द्वारा व्याख्यान और श्रुतिलेख कार्य। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, अध्यापक द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे दोहराना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है, तो आपका अध्यापक द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे दोहराना वह क्या है, शिक्षार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 115 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, आस्था कक्षा 6 में एक वाक्य का उदाहरण देकर व्याकरणिक अवधारणा मिश्रित वाक्य की पहचान करवा रही है और वह अपने विद्यार्थियों को बहुत से वाक्य देकर अभ्यास करवा रही है, तो और बाद में सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाने का काम देती है। तो इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है।
शिक्षा शास्त्र, व्याकरण, अध्ययन, संलग्नता, विमर्श या फिर गहन अभ्यास द्वारा व्याकरण या प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 116 का डी हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम। प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, एक अध्यापक को एक पंपलेट मिला जो नगर पालिका द्वारा मानसून के दौरान रक्षात्मक उपाय अपनाने के बारे में था। उसने अपनी कक्षा में विभिन्न कार्यों द्वारा पठन और शब्दावली सिखाने के लिए इस पैम्पलेट का प्रयोग किया। तो इस पैम्पलेट को क्या कहा जा सकता है, प्रमाणिक सामग्री, आविष्कृत सामग्री या भाषा अधिगम के लिए कार्य या फिर डिकोडिंग निवेश। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रमाणिक सामग्री। क्या हो जाएगा, प्रमाणिक सामग्री। अब अगला प्रश्न आपका है 118 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक अध्यापक ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों को कहा कि वे समूह बनाकर ऐसे विषय या थीम का चयन करें जिसके अंतर्गत अपने शहर और आसपास के स्थानों से जुड़े आंकड़ों एकत्र करें और अपने मित्रों के साथ उन पर चर्चा करें जो और रिपोर्ट तैयार करें। इस कार्य को क्या कहा जाएगा, गृह कार्य, प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य या फिर सामाजिक विज्ञान के लिए कार्य। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, योजना कार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 119 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे। देखिए पोर्टफोलियो आकलन किसे कहेंगे, तो पोर्टफोलियो आकलन जो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम कार्यों का संग्रहीकरण व रिकॉर्ड रखना और उनके समग्र आकलन के लिए इनका प्रयोग करना क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो आकलन। शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम कार्यों का संग्रहीकरण व रिकॉर्ड रखना और उनके समग्र आकलन के लिए इनका प्रयोग करना क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो आकलन। चलिए अगला प्रश्न है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के संदर्भ में सही है। तो सांकेतिक भाषा के संदर्भ में कौन सा जो हुआ ऑप्शन सही है, तो सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है, सांकेतिक भाषा में व्याकरण नहीं होती है, या सांकेतिक भाषा हाव भाव का समूह है, या पूरे विश्व में एक ही तरह की सांकेतिक भाषा है। तो इसका जो उत्तर होगा 120 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 120 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है। तो सांकेतिक भाषा के संदर्भ में क्या सही है, तो सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा, सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से 30 MCQ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया था, जो हिंदी पेपर का आपका पेपर 1 के लिए वो क्वेश्चन है जो आपका पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से था। तो 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में आपका इतना ही, तो और अन्य वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।